सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि आपको आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिल रहा है। नियमित बाबा साहब का ये स्पीच हम लेकर आते हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आपको बता दें बहुत ही क्रांतिकारी होने वाला है, क्योंकि आज का बाबा साहब का ये स्पीच हम लेकर उपस्थित हैं आप तक। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 का ये हिस्सा है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम प्रसारित कर रहे हैं बुद्ध बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। विषय आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का है कि अभी कोपलें निकली हैं, ये संकेत है कि कल फल आएंगे, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर मिशन क्या है? आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश सुनने से आप बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत सारे लोग चंदा को लेकर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, संगठनों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और देखिए क्या कुछ कहते हैं बाबा साहब कि सामाजिक दायित्व के निर्वहन के लिए सामाजिक धम्मदान कहें, सामाजिक योगदान कितना आवश्यक है। आज का बाबा साहब का ये स्पीच निश्चित रूप से आज इन सब बातों को लेकर क्लियर कट मैसेज मिलेगा यहाँ पे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39, ये खंड 39 का पृष्ठ संख्या 309 से आज का बाबा साहब का ये स्पीच हम हूबहू उन्हीं के शब्दों में आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, आपसे निवेदन है कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश पूरा सुनने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो आप कम से कम एक मिशनरी साथी को, एक डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी को, कम से कम एक व्यक्ति को ज़रूर आप शेयर कीजिएगा आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को, तो हमारा ये वीडियो बनाना सार्थक सिद्ध होगा, ऐसा हम मानकर चलते हैं। सम्मानित साथियों, श्री सोमवंशी समस्त मंडल चिखलपाड़ा, फोरास रोड, मुंबई की ओर से रविवार 24 नवंबर 1940 बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि प्रिय बहनों और भाइयों, आज की सभा में इमारत फंड के लिए इकट्ठा की गई रकम स्वीकार कर यहाँ के लोगों को आशीर्वाद देने के अलावा और कुछ बोलने का मेरा मन नहीं है। कल ही बली की सभा में कह दिया था मैंने, सो यहाँ आप मुझसे लंबे भाषण की उम्मीद न करें। मेरे पहले जो वक्ता बोले उन्होंने भी आपको सभी आवश्यक जानकारी दे दी है। इस समय इस काम की अभी शुरुआत हुई है। इसकी जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी छवि बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं रात के भाषण का सारांश आपको सुनाने वाला हूँ। साथ ही जो लोग इमारत फंड के बारे में नहीं जानते उन्हें इमारत फंड के बारे में भी जानकारी देनी होगी। यहाँ इकट्ठा हर व्यक्ति सोचकर देखे कि पिछले 20 वर्षों में हमने काफ़ी उन्नति की है। ये उन्नति हमेशा इसी प्रकार कैसे बनी रहेगी, इस बारे में सोचना भी ज़रूरी है। पिछले 20 सालों में अपने समाज की उन्नति की सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर थी। मैंने उसे अपना कर्तव्य मानकर स्वीकारा था। हो सकता है कई लोगों को मेरा काम नापसंद हो, इसलिए वे मेरी आलोचना भी करते हैं। सामाजिक राजनीतिक कार्य करने वालों की आलोचना होती ही है। मैं खुद भी हर हफ्ते जनता पत्रिका में मिस्टर गांधी की आलोचना करता ही हूँ। जाहिर है कि मेरी आलोचना करने का अधिकार भी लोगों को है। हालांकि मैं मानता हूँ कि आलोचना करते वक्त आलोचक का मन साफ होना जरूरी है। किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर या मन में किसी प्रकार की गांठ रखकर किसी की आलोचना नहीं की जानी चाहिए। सम्मानित साथियों, इस बात को बाबा साहब को कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सोचना होगा। ये आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि उस समय बाबा साहब की आलोचना की जा रही होगी समाज के द्वारा। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि आलोचना करो, खूब करो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर यदि आप आलोचना करेंगे तो वो पारदर्शिता नहीं कही जाएगी। किसी तरह की गांठ रखकर, किसी बात को अपने अंदर रखकर और उसको आधार बनाकर आप आलोचना करेंगे तो वो पारदर्शितापूर्ण आलोचना नहीं कहा जा सकती है। तो ऐसे में बाबा साहब ये सलाह देते हैं कि आलोचना करनी है तो पारदर्शी होकर आलोचना करें, मन साफ रख कर आलोचना करें, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं।
बाबा साहब कहते हैं कि मुझे सार्वजनिक कार्य में उपलब्ध साधनों के बारे में और मिस्टर गांधी को उपलब्ध साधनों के बारे में तारतम्य के साथ सोचना चाहिए। 20 वर्ष पूर्व हम सबकी हालत कैसी थी, ये सोचना होगा। बाबा साहब कहते हैं अब कैसी है, सभी बातों के बारे में सोचो तो मेरे नाम पर कभी शून्य नहीं आएगा। मेरे साथ काम करने वाले अन्य पक्ष भी भारत में हैं। ब्राह्मणेतर पक्ष 1850 ईस्वी से काम कर रहा है। मराठा राजा भी उनको 2-2 पैसे से मदद कर रहे हैं। उनके अखबार विजय मराठा की उन्होंने 30,000 से भी अधिक रकम देकर आर्थिक मदद की है, लेकिन मेरी केवल 2,500 रुपये देकर मदद की है। उसमें 20 सालों तक मैंने ये अपनी दुनिया चलाई है। लेकिन आखिर ब्राह्मणेतर पार्टी का क्या हुआ? आज भाई साहब मुंबई आते हैं तो सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, लेकिन उनमें से हमारे भास्कर राव जाधव का कहीं अता पता नहीं है। जो भी हो, 20 वर्ष पूर्व मैंने सार्वजनिक काम के पेड़ का बीज बोया था। अब उसमें कोपलें आई हैं, आगे उनमें फल आएंगे ऐसा लगता है। जितनी उन्नतियां हुई हैं वह कायम कैसे रहेंगी, इसका प्रबंध मुझे करना होगा। अब तक का काम सूख गया, फलहीन हुआ ऐसा कोई कह न पाए, इसका मुझे प्रबंध करना होगा। फिर भी अगर कोई ऐसा कहे तो वह मेरा दुश्मन ही होगा। मैं सच कह रहा हूँ, इस काम की बुनियाद भी विशुद्ध निर्मल है। हमें ऐसा प्रबंध करना होगा ताकि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बाबा साहब स्पष्ट तौर पर यहाँ पे कहते हैं, कई लोग सत्ताधारी पार्टी में शामिल होते हैं, सत्ताधारी पार्टी के लोग उनके हाथ में चक्की थमाएंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि वे मेरे हाथ में बंधा रुपया थमाएंगे। तालियां बजती हैं यहाँ पर। मुंबई सत्ताधारी पार्टी के एक बड़े नेता श्री भूला भाई देसाई मुझसे कहते हैं कि आप सेवाग्राम चलकर मिस्टर गांधी जी से बात कीजिए, लेकिन मुझसे ये नहीं होगा। बचपन में मैंने पुराण पढ़ा था, उसमें कहा गया है कि दूसरे का अनाज खाने वाला कभी आज़ाद नहीं हो पाएगा। भीष्म, द्रोण आदि वरिष्ठ लोगों को पता था कि कौरवों का पक्ष झूठ का पक्ष है, राजगद्दी पर पांडवों का ही अधिकार था। वे ये भी जानते थे कि जीत पांडवों की ही होनी है, इसके बावजूद वे कौरवों की तरफ से लड़े। किसी ने उनसे पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? भीष्म ने कहा कि हम उनका अनाज खाते हैं, इसलिए हमें आज़ादी चतुर्वर्ण लोगों के पीछे पड़कर नहीं मिलेगी। उनका बांगुल चालन करना ही काफ़ी नहीं होगा। हमारे बाप दादों ने ये सब आजमाया है। उन्होंने उनके सामने यानी चतुर्वर्ण के सामने कभी सिर पर छाता नहीं पकड़ा, पैरों में जूते चप्पलें नहीं पहने, कई बातें की, लेकिन उससे हासिल क्या हुआ? असल में उनके साथ संग्राम करना होगा, झगड़ना होगा, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जोरदार तालियां यहाँ पर भी होती हैं सम्मानित साथियों। बाबा साहब यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि हमें अधिकार छीनने होंगे, अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना होगा, मान मनोबल। और बार बार बाबा साहब महाभारत का एक एग्जाम्पल देते हैं भीष्म पितामह का, कि वो आखिर क्यों कौरवों की तरफ से लड़े। तो उनका जो जवाब था वो जवाब यहाँ पर बाबा साहब क्यों देते हैं? बाबा साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि हम महात्मा गांधी, जो कि हमारे समाज के खिलाफ अधिकारों के खिलाफ बात कर रहे हैं, अगर हम उनसे मिलकर काम करेंगे तो ऐसा, क्योंकि उनके द्वारा हम जिस तरह से भीष्म पितामह की स्थिति बनी, ठीक उसी तरह की स्थिति में हम चले जाएंगे तो हमारे समाज का क्या होगा? बाबा साहब कहते हैं कि हम भले को कम खाएंगे, लेकिन हम अपने समाज का खाएंगे ताकि हम अपने समाज की लड़ाई को लड़ सकें। ये स्पष्ट तौर पे बाबा साहब कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि मैं उनका अनाज नहीं खाना चाहता, मैं खुद समाज का उद्धार करना चाहता। कोई गरीब आदमी अपनी गुदड़ी में ठेकलिया लगाकर किसी तरह अपना बदन ढकता है, उसी तरह मैं आज तक समाज कार्य करता आया हूँ। असल में ये बताना ज़रूरी है कि भीख मांगकर आज़ादी नहीं मिलेगी। मेरा मन मुझे बताता है कि इन 20 वर्षों में मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। कोई भी साबित कर बताए कि मेरे कार्य से समाज का फला नुकसान हुआ है। आज तक का मेरा काम निराशाजनक बिल्कुल नहीं है। आत्मबल के सहारे ही सब कुछ करना है। हमें पैसों की आवश्यकता है, राजनीति बिना पैसों के नहीं चलती। आदमी की गृहस्थी के लिए पैसों की जरूरत होती है, राजनीति बिना पैसे के नहीं चलेगी। इसी प्रकार सामाजिक गृहस्थी के लिए भी पैसों की हिस्से भी अधिक ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारे पास पैसा नहीं है, बाबा साहब स्पष्ट तौर पर कहते हैं।
यहाँ एक शब्द इस्तेमाल किया, इस बात को हमें समझना होगा कि बाबा साहब कहते हैं कि जैसे पारिवारिक गृहस्थी चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, उसी तरह सामाजिक गृहस्थी चलाने के लिए भी पैसे की आवश्यकता होगी। सत्ताधारी पार्टी के पास धन की थैलियां हैं, उनके राजनीतिक कामों के लिए अगर रुपए भर कर खर्चा आता हो तो हमें कम से कम चवन्नी तो लगेगी। महाड़ और नासिक के सत्याग्रह हमने समाज से मदद मांग कर ही किए हैं, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? घड़े में छेद होने के कारण पानी उसमें से बह जाएगा, ये तो जाहिर ही है। इसलिए मेरी राय में इस मामले में कोई स्थायी प्रबंध होना जरूरी है। इमारत बनाने के लिए अंदाजन 2-2.5 लाख रुपयों का खर्च आएगा। इसी इमारत से आगे सालाना 5,000 रुपयों का किराया मिला तो अपनी हालत में सुधार होगा। बाबा साहब यहाँ जो इमारत बनाना चाहते थे मुंबई में, और बाबा साहब का एक उद्देश्य था कि अगर इमारत बन जाएगी उसको हम तो वो 5,000 रुपये हम समाज में लगा सकते हैं। जब नियमित पैसा आना शुरू हो जाता है तो उसका नियमित खर्च भी हम ढंग से कर सकते हैं, समाज के हित में कर सकते हैं। लेकिन जब नियमित पैसा नहीं आता है तो एक चिंताजनक स्थिति में व्यक्ति रहता है कि आखिर पैसा नहीं है तो कैसे हम काम करेंगे, कैसे सामाजिक कार्य करेंगे। उसमें नियमितता नहीं आने का खतरा बना रहता है। तो बाबा साहब यहाँ स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि इमारत बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि इमारत से पैसा नियमित तौर पर आएगा। यहाँ हाँ, सालाना 5,000 रुपये की बात करते हैं, और ये बात 1940 की है। तो उस समय 5,000 रुपये और आज का अमाउंट आप जोड़ेंगे तो बहुत बड़ी रकम 5,000 रुपये उस समय हुआ करती थी। हम सभी लोगों को तन मन धन लगाकर इस कार्य में जुट जाना होगा। कोई कहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगार से भी पैसा मांगते हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या व्यक्ति ज़िंदगी भर बेकार रह सकता है? महीने 2 महीने तक कोई बेकार रह सकता है? खूंटियाँ गाड़ कर उनमें रस्सियाँ बांध कर इस तंबू को मजबूती देनी होगी। ऐसा अगर नहीं किया गया तो ऊंची उड़ी पतंग जिस तरह कन्नी कटने पर नीचे आ गिरती है, उसी तरह आपकी गत होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे बाद भी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको लंबी दूरी तय करनी है। आपकी राह सुखमय हो, उस राह पर आपकी यात्रा सुखकारी हो, इसलिए मेरी ये सारी कोशिशें हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, दम लगाकर इस काम की शुरुआत करो। इसी सूचना के साथ मैं अपने भाषण को पूरा करता हूँ। सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यहाँ पर स्पीच समाप्त होता है। आज बाबा साहब ने बात की इमारत फंड के बारे में, वैचारिक इमारत के बारे में। बाबा साहब की ये अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए आवाज का BBS 3 आइडिया साहब मैदान में है। BBS 3 के अकाउंट नंबर आप यहाँ पे दिया गया है, SBI अकाउंट नंबर, IFSC कोड दिया गया है। भोजन बोध समाज संघर्ष समिति जिसको हम शॉर्ट में BBS 3 कहते हैं, इसी के माध्यम से आप सभी के सहयोग से एक वैचारिक सेंटर का निर्माण सारनाथ वाराणसी में इस समय किया जा रहा है, और इसमें आप भी बहुमूल्य अपना धन दान करें ताकि इतिहास निर्माण में आपका भी अमूल्य योगदान हो। आने वाले समय में जब वहाँ पर शिलालेख लगेगा तो आपका भी नाम सम्मान के साथ जरूर दर्ज किया जाएगा। इसी आश्वासन के साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम आप तक लेकर आए थे परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, मिशन एक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाजका के प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाजका बिहार। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपने अंत तक सुना। कम से कम एक व्यक्ति को, एक डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायी को, तथागत बुद्ध के अनुयायी को जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी अनुरोध के साथ हम हैं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाजका, नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ। तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।